अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, माय लिसनर्स। तो आज हम अपने नावल ए दिल का थर्ड पार्ट रीड करेंगे। और नावल अब तक जिन जिन लोगों ने पढ़ा है, सुना है, तो उनको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारे नावल के जो हीरो आहद साहब हैं, उनको तो अपनी मोहब्बत का एहसास हो गया है। लेकिन हाँ, अभी हीरोइन के दिल में क्या है ये हम नहीं कह सकते। अब ये आगे का हम पार्ट पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि आगे क्या चलता है। चले आइए शुरू करते हैं। फिर अभी भी दवाई खा लें। जी, बड़े साहब का हुक्म है आप कि आप दवाई खा लें, शाम तक थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। बस आंखों से सिर्फ इतना ही जवाब दिया। और बीबी जी वो बोलते हुए थोड़ा हिचकिचाई थी। वो यहाँ दिन रात रहती थी तो इस घर के मामलात का कुछ कुछ अंदाजा उसे भी था। बोलो कुलसुम। वो जी, ये आपके रात के कपड़े यहाँ रखे हैं। शाम को निकाह है आपका। निकाह सादगी से है, जब आपकी तबीयत ठीक होगी, जब दावत होगी। बंद आंखें लम्हों में खुली थी और कई आंसू टूटकर तकिए में जज्ब हुए थे। थोड़ी देर जवाब ना पाकर कुलसुम कमरे से बाहर निकल गई। बाबा, आंसू और तबीयत खराबी की वजह से इसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। इसको अपना वजूद जलता हुआ महसूस हो रहा था। नहीं बाबा, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप तो मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं। क्या आप मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही? नहीं बाबा, आप मेरी तकलीफ से वाकिफ हैं। फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मैं कैसे कैसे रहूंगी बाबा? आंसू अब लड़ियों की शक्ल में निकल कर नरम तकिए के कवर को गीला कर रहे थे। बुखार की शिद्दत से तो वैसे ही कांप रही थी और अब रोने की वजह से इसका वजूद मजीद लरस रहा था। अल्लाह मेरी मदद करे, मैं मर जाऊंगी। मुझे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। अब इसमें मुंह से बोलने की हिम्मत नहीं रही थी, इसलिए वो खामोश आंसू बहा रही थी। मुनीजा के पेपर शुरू हो चुके थे। मुनीजा और आहद की दोस्ती को 8 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका था। आजकल आहद अपने ऑफिस के बाद मुनीजा के घर जा रहा था। जिन टॉपिक्स में उसे मसला होता वो आहद से मदद ले लेती और आहद तो बस इसके पेपर्स खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि इसे अपने जज्बात से आगाह कर सके। वो इतने वक्त में मुनीजा के बाबा की नजरों में अपने लिए पसंदीदगी देख चुका था, पर मुनीजा के एहसासात का अंदाजा लगाने में वो अब तक नाकाम रहा था। पर अब तक वो इतना तो जान चुका था कि मुनीजा इतनी समझ रखती है कि वो इसके जज्बात समझ सके, और अगर वो इसे इनकार करती है तो इस सूरत में भी उसे मनाएगा कुछ भी करके। पर अब वो इससे दूर जाने का सोच भी नहीं सकता था। मुनीजा इसके लिए इस हद तक जरूरी हो जाएगी, इसे अंदाजा नहीं था, पर अब अंदाजा भी हो गया था और इरादा भी। वो अब इसे अपनी माजी के बारे में बताने का इरादा नहीं रखता था। वो नहीं चाहता था कि मुनीजा इसे किसी भी सूरत गलत या महरूम इंसान समझकर छोड़ दे। अब बस उसे मुनीजा के पेपर्स खत्म होने का इंतजार था। इसकी तबीयत अब और ज्यादा खराब थी। बुखार शिद्दत पकड़ चुका था और इसने दवाई भी नहीं खाई थी। वो यही दुआ कर रही थी कि अगर इसे किसी और का नसीब बनना है तो इससे बेहतर है कि वो मर जाए। खड़ी होने की इसमें हिम्मत नहीं थी, ना ही वो तैयार हुई थी। वो ये समझ रही थी कि इसकी ये हालत देखकर कमाल शाह ये निकाह रोक देंगे, पर इसकी गलतफहमी बस चंद मिनट की थी। हैरत का झटका उसे जब लगा जब उसके बाबा निकाह को लेकर दरवाजे के बाहर आए। पहले कुलसुम अंदर आई, हीरा के सर और वजूद पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा के दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ी हो गई। जब कमाल साहब 2 गवाह और निकाह ख्वाह के साथ कमरे में दाखिल हुए, वो खामोशी से नजर चुकाए आंसू बहा रही थी। इसने कोई एहतजाज नहीं किया था। वो अपने बाबा से किए वादे पर कायम थी। उसने फैसल से कोई राब्ता नहीं किया था, ना उसे अपनी बेवफाई का बताया था। पर दिल का क्या किया जाए, वो तो मानने को तैयार ही नहीं था। इसे मौत कबूल थी, पर अपने महबूब के अलावा कोई और नहीं। कमाल साहब के कहने पर निकाह ख्वाह ने निकाह की रस्म शुरू की। जब इजाब कबूल का वक्त आया तो हीरा को ऐसे लगा वो अगले लम्हे सांस नहीं ले पाएगी। पर कहाँ इंसान को जो लगता है वो पूरा होता है। होता वही है जो नसीब में होता है। सिर्फ दुआ से नसीब बदलते हैं और अक्सर इंसान अपने लिए बहुत गलत मांग लेता है, ये जाने बगैर कि वो इसके लिए कितना बुरा साबित हो सकता है। असल झटका तो हीरा को जब लगा उसने निकाह ख्वाह का कहा गया नाम सुना, हीरा बिनते कमाल अहमद शाह। क्या आपको एवज 1 लाख रुपए हक महर फैसल वल्द सफ्दर उस्मानी के साथ निकाह में दिया जाता है? क्या आपको कबूल है? उसने हैरत से नजर उठा के अपने बाप को देखा, जो बिना कोई तासुर के वहां खड़े बगौर जमीन को देख रहे थे। उनके चेहरे से साफ जाहिर था कि वो इस निकाह से बिल्कुल खुश नहीं है। वो सिर्फ हीरा की हालत को मद्देनजर रखते हुए ये कर रहे हैं। जब दूसरी बार भी हीरा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने नजरें उठाकर हीरा को देखा। वो आंखों में आंसू लिए इन्हीं को देख रही थी। इसने इन्हें अपने लगते जिगर को देखा और एक लंबी सांस लेकर कदम कदम चलते इसके बराबर में उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए।
और हाथ से दबाकर इसके बाजू पर दबाव डाला। कबूल है। कमाल साहब का इशारा समझते हुए उसने अपने लब खोले। इसकी आवाज बहुत धीमी थी, या शायद तबीयत की वजह से बोला नहीं जा रहा था। वहां खड़े लोगों ने बमुश्किल इसकी आवाज सुनी थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? दूसरी बार पूछा गया। कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? आखिरी बार पूछा गया। जी कबूल है। इजाब व कबूल के बाद निकाह की बाकी रस्में पूरी हुई। कमाल शाह ने हीरा के सर पर बोसा दिया और इसके बाद कमाल साहब निकाह और गवाहान को लेकर कमरे से निकल गए। कुलसुम ने आगे बढ़कर इसका दुपट्टा हटाया और इसको लिटाकर इसके लिए जूस लेने चली गई। इसके अंदर उठने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए लेटे लेटे ही कलमा शुक्र अदा करने लगी। एक बार फिर आंसुओं में रवानी आई थी, पर इस बार आंसू दुख या तकलीफ के नहीं, शुक्र, सुकून और खुशी के थे। कल मुनीजा का आखिरी और केमिस्ट्री का पेपर था और इस वक्त वो आहत के साथ डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर मौजूद थी। आहत तो इसको समझाने में जुटा था। वो आहत को देखते हुए पिज्जा खाने में मसरूफ थी। तैयारी तो मुनीजा की पूरी थी, क्योंकि वो कभी भी पेपर्स के आखिरी दिनों का इंतजार नहीं करती थी। आखिरी दिन में वो सिर्फ रिवीजन करती थी और अभी भी वो आहत का समझाया हुआ न्यूमेरिकल पहली बार में ही समझ चुकी थी। पर इस आहत का उतरा हुआ चेहरा देखकर बहुत मजा आ रहा था। वो इसे कोई 8वीं बार समझा रहा था और वो कोई इंटरेस्टिंग टीवी शो की तरह आहत के चेहरे के नए नए तासुरात के मजे ले रही थी और साथ साथ पिज्जा से भी भरपूर इंसाफ किए जा रही थी। आहत जो समझाने में इतना महब था कि मुनीजा की शरारत समझ ही नहीं पाया, पर जैसी नजर उठा के देखा कबक्का रह गया। ये क्या, मैं यहाँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये यहाँ अपने में मगन है। इसकी तासुरात देखकर अब के मुनीजा से अपनी हंसी को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और इसका बुलंद कहिका रूम में गूंज उठा। स्वीट ऑफ यू हादी, कितना अच्छा समझाते हो, दिल कर रहा है सारी उम्र ऐसे ही समझाते रहो। समझ आ गया था ना? इसकी सारी बातों को इग्नोर करके उसने आईब्रो को उचका के सवाल किया। हाँ, फर्स्ट टाइम ही आ गया था। इतनी ब्रिलियंट स्टूडेंट को इतना आसान सवाल समझ नहीं है। वाकई बेवकूफ हो तुम। उसने मुनीजा को गहरी नजरों से देखा, जिनका मतलब मुनीजा समझ नहीं सकी। क्या हुआ? मुनीजा की हंसी सिमटी थी। आहत को संजीदा देखकर कहीं उसे बुरा न लग गया। कभी कभी बेवकूफ बनने में भी बहुत मजा आता है। अब वो भी कुर्सी से पुश टिका के रिलैक्स बैठा, मुनीजा को मुस्कुराती नजरों से देखने लगा। नजरें बाद में मुनीजा तो उसके अल्फाजों में ही उलझ गई। तो क्या इसको पता था कि वो समझ चुकी है? इसको इस तरह सोच में दोबारा देखकर आहत की आंखों के साथ साथ इसके लब भी मुस्कुराए। सही सोच रही हो जेरी, मैं पहली बार में ही समझ गया था कि तुम समझ गई हो। अब भला टॉम जेरी की शरारत नहीं समझे तो वो टॉम कैसे कहलाएगा? अब मुनीजा ये सोच रही थी कि आया बेवकूफ इसको बनाया या खुद बन गई। खैर, इस बात को छेड़ने का मतलब खुद को बेवकूफ कहलवाना था, इसलिए जाने दिया। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारे सब्जेक्ट्स में केमिस्ट्री तो था ही नहीं, फिर कैसे आती है? अकलमंदी वाला सवाल था। मुझे बेकार बैठना पसंद नहीं, इसलिए फारिग वक्त में दूसरे ग्रुप्स में बैठ जाता था। वही मेरी दोस्ती जर्नीम से हुई थी। तो बस, आहद ने भी बात करते करते पिज़्ज़े का पीस उठाया। जर्नीम लड़की थी? इसने अपने लहजे को सरसरी सा रखने की कोशिश की, पर उससे मुनीजा का मशकूक अंदाज छुप नहीं सका। इसने बात करते हुए आहद से नजरें नहीं मिलाई थी। वो अपनी रजिस्टर समेट रही थी, वरना आहद की आंखों में नाचती शरारत इसे समझा देती कि जर्नीम लड़की नहीं लड़का है। लड़की है। बहुत अच्छी है यार, नेचर वाइज 8 साल से है मेरी दोस्ती इससे, बहुत स्वीट है। आहद ने अपना अंदाज भी सरसरी रखा और कामयाब भी हो गया। मैं बुआ से चाय का कहती हूँ। इसने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि आहद यूं ही तो 5 साल पहले गया, तो 8 साल पहले दोस्ती कैसे हुई? रजिस्टर उठाकर वो रूम से बाहर निकल गई और आहद मुस्कुराते हुए पिज़्ज़ा के साथ इंसाफ करने लगा। ये सोची से सरचार कर रही थी कि मुनीजा इसके लिए कुछ तो स्पेशल फीलिंग्स रखती है, वरना कभी जेलस ना होती। मुनीजा के खुद को नॉर्मल रखने के बावजूद वो मुनीजा के तासुरात जांच गया और जानता भी क्यों ना, दिल में जो बसने लगी थी। निकाह को 4 दिन हो चुके थे और अब वो पहले से बेहतर थी। बुखार खत्म तो नहीं हुआ था, पर कम जरूर था। इसके बाबा रोज ऑफिस से आने के बाद इसके पास बैठ जाते और खाना भी इसी के कमरे में इसी के साथ खाते। इनकी जिंदगी की वही रूटीन चल रही थी, बस फर्क ये था कि अब उसका निकाह हो चुका था। इसके बाद फैसले से दोबारा शुरू हो चुकी थी, पर हैरान कुन बात यह थी कि अब तो निकाह भी हो चुका था और इन 4 दिनों में फैसले ने खैर खैरियत मालूम करने के लिए सिर्फ 2 बार कॉल की और हीरा की कॉल का भी जवाब नहीं दिया। पर बात वही, अपना महबूब किसे गलत लगता है, और जब महरम हो जाए तो और अजीज हो जाता है। यही कुछ हीरा के साथ था। इसको फैसल का रवैया, इसकी लापरवाही कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुनीजा के पेपर खत्म हो चुके थे। पहले तो वो पेपर्स के बाद आराम करती थी, पर आज आहद के साथ अपने घर पार्टी का प्लान रखा था। अब वो खुद तो महारोज को तैयार कर रही थी और बुआ किचन में खाने पीने का इंतजाम देख रही थी। ऑफिस में आज बहुत काम था। वो घर आते ही सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा और अपने जूतों समेत सोफे पर लेट गया। सर से नीचे अपना सीधा हाथ सेट किया।
मुनीसा बीबी, पहले तो आपको सीधे से बताने का इरादा था, पर अब इरादा बदल दिया है मैंने। जितनी शायदें तुमने की हैं तो इतनी तो नहीं, पर थोड़ी तो जरूर करूंगा। सॉरी जर्नी, अब इतना अच्छा वक्त साथ गुजारा है तो तुम कुछ वक्त के लिए मेरे खातिर लड़की तो बन ही सकते हो। होठों पर शरारती मुस्कुराहट थी। मुनीसा को सोचते सोचते कब इसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला, और ना ही मुनीसा की पार्टी याद आई। एक रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, जब चौथी पर उसका मोबाइल बजा तो उठ बैठा। मोबाइल अब भी पैंट की पॉकेट में ही था। मोबाइल निकाल के देखा तो फोन फिर कट चुका था। इसमें 2 मिस्ड कॉल्स मुनीसा की थी और अभी रिसेंटली 2 सभी की भी थी। मैसेज इनबॉक्स खोला था। मुनीसा के गुस्से वाले इमोजी थे और टाइम याद दिलाया जा रहा था। ओह शिट, मैं कैसे भूल गया। इसने अपने सर पर हाथ मारा। इतने में मोबाइल फिर रिंग हुआ। स्क्रीन पर नौटंकी नाम जगमगा रहा था। सॉरी यार, अभी नहीं है, टाइम कम है। इसने फोन साइलेंट करके सोफे पर उछाला और फ्रेश होने चला गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वो लॉन में कमाल साहब के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम बाबा की जान, कैसी तबीयत है मेरी गुड़िया की? माथे पर बोसा देकर प्यार से अपने साथ लगाया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि फ्रेश भी हूँ। क्यों, आपको नहीं लग रही? उनके सीने पर सर रखे ही जवाब दिया। इसे अपने बाप की पनाह दुनिया की सबसे महफूज जगह लगी थी। फ्रेश तो मेरी गुड़िया बहुत लग रही है। इसके बालों पर बोसा दिया। पापा? वो बहुत ही प्यार से जवाब दिया। आप परेशान लग रहे हैं। खैरियत? अगर कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। उन्होंने इस बात में से हिलाया। फैसल रुखसती का बोल रहा है। बात करते हुए इनकी नजरें बेटी के चेहरे पर थी। क्या नहीं था इनकी नजरों में? फिक्र, चाहत, दुख। इसके सरकत पर कमाल साहब की होठों पर एक दुखी मुस्कुराहट आई। बचपन से माँ और बाप बन के पाला, कभी ये सोचा ही नहीं कि अपने से दूर करना पड़ेगा, और रुखसत भी वहां करना पड़ेगा जहां दिल मुतमईन ही ना हो रहा हो। उन्होंने एक बार फिर उसे खुद से गले लगा के इसके सर को बूसा लिया। 2 मोती हीरा की आंखों से टूट कर गिरे और फिर गिरते चले गए। इसने भी कहाँ सोचा था कि बाप से दूर जाने का। वो बाहर गार्डन में महारोज के साथ मुंह फुलाए बैठी थी। इसे रह रहकर आधा आहत पर गुस्सा आ रहा था। ना वो अभी तक आया था, ना इसका फोन उठाया था, ना ही इसे कॉल बैक की थी। लगा हुआ अपनी लैला जन्नम के साथ। हाँ, लैलाओं के आगे दोस्तों की अहमियत कहाँ होती है जो मेरी अहमियत होगी। किसकी अहमियत का तस्करा हो रहा है? मुनीसा ने पीछे मुड़कर देखा। वो इन्हीं के करीब आ रहा था। इस पर एक गुस्से भरी नजर डालकर वो बिना जवाब दिए आगे मुड़ गई। महारोश, मैं आज सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ, वरना तो मेरे बिना पार्टी कैसे एंजॉय करते। मुनीसा ने सिक्का नखियों से देखा। आहत के लिए अपनी हंसी रोकना मुश्किल हुआ। जब मुनीसा से सब्र ना हुआ तो दिल में उठता सवाल पूछ बैठी, कहाँ थे? ऑफिस टाइम तो 4 बजे खत्म हो जाता है और अभी 7 बज रहे हैं। ना तुमने मेरा फोन उठाया, ना कॉल बैक की। इसका अंदाज अब गुस्से वाला नहीं, तजस्सुस वाला था। आज उसे सॉरी करने का इरादा रखता था और इसे अपनी लेट आने की वजह बताने वाला था, अपना इरादा बदल गया। इसे मुनीसा का ये अंदाज बहुत क्यूट लगा। बस एक दोस्त की कॉल आ गई थी। इससे बात करने में वक्त का पता ही नहीं चला। आई एम सॉरी। और सरसरी सब सॉरी बोलकर मुनीसा के तासरात देखने लगा। मुनीसा ने अपने निचला दांतों तले दबाया। आहत, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ या सिर्फ फ्रेंड? आपके आहत से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई, इसलिए बेसाख्ता इसकी हंसी निकली, पर वैसे बर वक्त काबू कर गया। वो जानता था मुनीसा इससे क्या कहना चाहती है। बेस्ट फ्रेंड हो? वैसे ये क्यों पूछा? जब मैं फ्रेंड हूँ, वो भी बेस्ट फ्रेंड, तो मेरी अहमियत तुम्हारी उस फ्रेंड से ज्यादा होनी चाहिए थी ना। तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। महारोश तुमसे बहुत नाराज है। वो तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मुनीसा की बातों पर इसकी मासूमियत पर उसे जी जान से प्यार आया। आज ने तो इसे बताया ही नहीं था कि वो मेल है या फीमेल। वो तो खुद ही अंदाजा लगा चुकी थी, और इसका इशारा जन्नम की तरफ है वो समझ चुका था। वो इसे अपनी अहमियत जता रही थी। वो अपना और जन्नम का मुवाजना कर रही थी। तुम्हें अपनी अहमियत बताने की हरगिज़ जरूरत नहीं। तुम्हें तो अभी खुद अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं है। ये उसने दिल में सोचा और साथ साथ ये भी तय किया कि वो अब और देर नहीं करेगा। वहाँ जब वो मुनीसा को इसकी अहमियत बताएगा कि वो उसकी जिंदगी में क्या अहमियत रखती है। तुम्हारी ही अहमियत है जारी। ऑफिस से आके मेरी आंख लग गई थी। उठकर तुम्हारी कॉल देखी। अगर कॉल बैक करता तो और देर हो जाती, इसलिए डायरेक्ट आ गया। और तुम नाराज ना हो, महारोज को तो मैं मना लूंगा। इसकी बात पर मुनीसा मुस्कुराई। आज तो वो वैसे ही बहुत खुश थी। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो? खुश तो बहुत हूँ। मुनीसा ने दोनों हाथ आपस में मिला के आहत को एक्साइटेड होकर अपनी खुशी बताई। तुम्हें पता है, बाबा की अब तक की जिंदगी की सबसे बड़ी बिजनेस डील हुई है आज, फैसल ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज के साथ। जानते हो, पाकिस्तान के मशहूर बिजनेस टाइकून फैसल उस्मानी के साथ मीटिंग की है, और बाबा ने इन्हें घर पर भी इन्वाइट किया है। और हाँ, तुम्हें पता है कि इस डील के बाद बाबा को कितना प्रॉफिट होगा? खुशी इसके अंग अंग से फूट रही थी। वो तुम्हारा बुढ़ा क्रश वही फैसल उस्मानी हुई ना? आहत को इस डील का सुन के खुशी हुई, पर फैसल उस्मानी का सुन के हलक तक कड़वा हो गया। डोंट कॉल हिम बुढ़ा।
इनको देखा भी है तुमने? इस उम्र में भी वो कितने हैंडसम है। इनकी पर्सनालिटी, उफ। आप इस बुड्ढे की कसीदे सुना के पेट भरने का इरादा है या कुछ खिलाओगी भी? उसको मिर्जा के मुंह से फैसल की तारीफ अच्छी नहीं लगी, जबकि वो जानता था कि वो सिर्फ उसकी तारीफ कर रही है। जाती हूँ जल कुकड़ इंसान। मुनीसा इसके लिए खाना लगवाने चली गई और इसकी आखिरी बात पर आहत ने नाक से मक्खी उड़ाई। इस वक्त अपने नए घर के नए कमरे में अपनी नई जिंदगी का आगाज करके दुल्हन के रूप में बैठी थी। वो रुखसती पर बहुत रोई थी और कमाल साहब भी आज अपने सारे जब्त तोड़कर रो दिए थे। इनका दिल परेशान था, पर उन्होंने सोचा था कि आगे कुछ भी हुआ तो वो संभाल लेंगे। कमाल साहब ने शादी के तोहफे में हीरा को बहुत खूबसूरत और बड़ा फ्लैट दिया था, क्योंकि फैसल का किराए के घर में इन्हें अपनी बेटी भेजना किसी सूरत गवारा नहीं था। फैसल को भी कोई एतराज नहीं था। फैसल के साथ इसकी खाला भी आई थी और अब फैसल ने इनकी जॉब भी छुड़वा दी थी। हीरा रुखसत होकर इसी फ्लैट में आई थी। कमरा हीरा की सोच के मुताबिक सजा हुआ नहीं था, पर इसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इसका मन चाहा हम सफर इसको मिल गया था। वो अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी जब कमरे का दरवाजा खुला और फैसल अंदर आया। इसने हीरा को एक मुस्कुराहट दी, जिसे देखते ही उसने शर्मा के नजरें नीचे झुका ली। फैसल इसके सामने आकर बैठा, कुछ देर से यूं ही देखता रहा, फिर जेब से एक डिबिया निकाली। इसमें से एक नाजुक मगर खूबसूरत अंगूठी निकालकर हीरा की उंगली में पहनाई और इसके हाथों को अपने लबों से लगाया। बहुत खूबसूरत लग रही हो हीरा, फैसल उस्मानी। इस हरकत पर हीरा का झुका सर मजीद झुक गया। सुबह उसकी आंख खुली तो फैसल अभी भी सोया हुआ था। उसको टिकटिकी बांध के देखती रही। इसके लबों पे खूबसूरत मुस्कुराहट थी। माशाल्लाह, मैं भी ना पागल हूँ बिल्कुल। हीरा की सरगोशी इतनी हल्की थी कि इसके अलावा कोई और ना सुन सके। वो इसको ऐसे ही छोड़कर फ्रेश होने चली गई। सुबह वो नींद में थी जब उसका मोबाइल मुस्तकिल बज रहा था। उसने परेशान होकर बिना नंबर देखे फोन काटा और मोबाइल बंद करके रख दिया। इसे यकीन था कि सभी का फोन है, क्योंकि एक वही तो है जिसने इसकी नींद हराम करने का ठेका ले रखा है। ना जाने किस ख्याल के तहत उसने घड़ी में देखा। वो शीट में कैसे भूल गया कि आज छुट्टी नहीं है। वो उठा और फ्रेश होने वॉशरूम में घुस गया। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस चला गया। फोन उसका अब तक ऑफ था। हीरा और फैसल की शादी को 1.5 महीना हो गया था। वो लोग शादी के बाद यूरोप घूमने गए थे। ये इंतजाम भी कमाल साहब ने ही किया था और उनको वापस आए हुए 15 दिन हो गए थे। इन 15 दिनों से फैसल की यही रूटीन थी। वो 12 या 1 बजे सोकर उठता और जॉब के नाम पर वो आवारागर्दी और याशी करता और रात को अक्सर हीरा इसका इंतजार करते करते सो जाती। हीरा को उसके ये तौर तरीके ठिठकने लगे थे। इतनी अकल तो वो भी रखती थी। वो जानती थी कि 12 या 1 बजे कोई ऑफिस टाइम नहीं होता। ऐसे कौन से काम है जो रात के 1-2 बजे खत्म होता है, पर वो खामोश थी। शादी के शुरू में ही फैसल को नाराज नहीं करना चाहती थी और दूसरी तरफ फैसल को ये परेशानी थी कि शादी को 1.5 महीना हो चुका। हीरा के बाप को इस बात का इल्म अच्छे से कि वो कोई जॉब नहीं कर रहा, बेरोजगार है, पर फिर भी वो उसे अपने साथ क्यों बिजनेस में शामिल नहीं करता। इसके बाद सब कुछ हीरा का ही तो है और फैसल ने ही तो सब कुछ संभालना है, पर वो चाहकर भी हीरा से पूछ नहीं पा रहा था। इसने सोच लिया था वो कुछ दिन और देखेगा, फिर इसका भी कुछ हल निकाल लेगा। उसने ऑफिस आते ही मीटिंग के बाद अपना मोबाइल खोल लिया था और इसका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। सभी की 5 मिस्ड कॉल्स थी। इसने मोबाइल टेबल पर रख दिया। वो ऑफिस के बाद इसे कॉल करने का इरादा रखता था। इसने इनबॉक्स चेक किया, वहां मिर्जा का कोई मैसेज नहीं था। हीरा लाउंज में बैठकर टीवी देख रही थी। बाहर से फैसल आया। एक नजर हीरा पर डालकर वो भी टीवी देखते हुए इसके बराबर में बैठ गया। आज उनकी शादी को 3 महीने हो चुके थे। फैसल ने सोचा था वो कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। वो तो घर जमाई बनकर रह गया था। इसने सोचा था वो यूं ही बेरोजगार रहा तो कमाल शाह इसे बिजनेस में शामिल करेंगे, इसको अपना बिजनेस सौंपेंगे, क्योंकि इनका कोई वारिस तो है ही नहीं। पर सब कुछ इसकी सोच के उलट हुआ। हीरा ने एक नजर फैसल पर डाली और वापस रिमोट उठा के टीवी की तरफ मुतवज्जा हो गई। इन 3 महीनों में हीरा के सामने फैसल के असल रंग खुलते जा रहे थे। वो उससे बदजन होने लगी थी। जिस फैसल के साथ की उसने ख्वाहिश की थी, ये तो वो हरगिज नहीं था। असल झटका तो उसे फैसल को लेकर जब लगा, जब उसने फैसल को नशे की हालत में घर आते देखा। इस बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि फैसल शराब पीता है। इसे इस बात से भी तकलीफ हुई थी कि फैसल जानता है कि वो उसके नशे के बारे में जान गई है और नाराज है, पर फिर भी उसने इसे मनाने की कोशिश नहीं की। इसे ये नहीं कहा, इससे वादा नहीं किया कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेगा। वो चैनल तब्दील कर रही थी जब एक चैनल पर उसका हाथ रुक गया। जी नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें, मशहूर बिजनेस टाइकून कमाल शाह डाकुओं की गोली का शिकार होकर अपनी जिंदगी हार गए। आपको आज की इस अहम खबर से आगाह करते हैं। कराची के मशहूर बिजनेसमैन कमाल शाह आज डकैतों के हमले पर मौके वक्त पर मारे गए। इसके आगे और बहुत कुछ बोला जा रहा था, मगर वो तो पहले ही जुमले पर ही
होशो खरोश से बेगाना हो चुकी थी। उसने ऑफिस से आने के बाद बाबर सभी को कॉल की थी, पर उसका नंबर मुस्तकिल बंद बता रहा था। अजीब इंसान है, जब से जिंदगी में आया परेशान कर रखा है। वो सर झटक कर मुनीजा का कॉल मिलाने लगा। 3-4 दिन से वो इतना मसरूफ था कि मुनीजा से भी इसकी बात ना हो पाई थी। हेलो, क्यों फोन किया है? खैरियत? कॉल उठाते ही मुनीजा ने मसरूफ अंदाज में बोली। मसरूफ हो? आहत को इसका अंदाज मसरूफ लगा। हाँ, बहुत मसरूफ हूँ। क्यों, कोई काम था? मुनीजा का यह अंदाज आहत को अच्छा नहीं लगा। नहीं, बस ऐसे ही फोन किया था। खैर, बाद में बात कर लूंगा, तुम अपना काम कर लो। मुझे को उसकी ये बात सख्त चुभी थी। अगर इसे बात करनी थी तो वो ये भी तो क्या पूछ सकता था कि वो क्या कर रही है, कहाँ मसरूफ है। ये भला आप क्यों पूछेगा मुझसे, दिल में सोचा। अच्छा सुनो, कल हमारे घर फैसल उस्मानी आ रहे हैं, तुम आओगे? नहीं, मैं कुछ मसरूफ हूँ, नहीं आ सकूंगा। मुनीजा को इसके ये जवाब की तवक्का नहीं थी। ओके बाय, जरा बिजी हूँ। अगर बोर हो रहे हो तो अपनी दोस्त जन्नम से बात कर लेना। जन्नम पर खुसूसी जोर दिया था। बोल के उसे खटाक से फोन काट दिया। आज पहले फोन को देखा, फिर उसका बुलंद कहका निकला, यानी मुनीजा साहिबा की सारी मसरूफियत की वजह जन्नम है। ओ गॉड, पागल लड़की। मुनीजा की मसरूफियत की वजह जन्नम को समझी थी। जब तक इसको वापस होश आया, कमाल साहब की तदफीन हो चुकी थी और डॉक्टर ने इसको सुकून का इंजेक्शन लगाया था। इसको बहुत गहरा सदमा लगा था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और होश खो दिए। हीरा को इस बात से और तकलीफ हुई थी कि आखिर वो अपने बाप का चेहरा भी नहीं देख पाई। तफ्तीश में ये मालूम हुआ कि नकाबपोश नामालूम अफराद से छीना चपटी में इन्हें गोली लगी और सर पर गोली लगने की वजह से मौके वारदात पर इंतकाल कर गए। जिस जगह पर हमला हुआ वो शहर से थोड़ी दूर सुनसान जगह थी, जहाँ पर कोई कैमरा ना होने की वजह से असला लैस अफराद को पकड़ नहीं पाए। ड्राइवर को भी 3 गोलियां मारकर हलाक किया गया। पुलिस अपने काम पर लगी थी और पुलिस का कहना था कि वो जल्दी इन असला लैस नामालूम अफराद को जल्द हिरासत में लेंगे। हीरा बेटा, कुछ खा लो, 3 दिन से ऐसे ही बैठी हो। तुम्हारी इस तरह करने से मरने वाला तो वापस नहीं आएगा, लेकिन इन्हें तकलीफ होगी। तुम खुद बताओ, अगर वो भी होते तो तुम्हें ऐसे देखकर इन्हें कितनी तकलीफ होती। हीरा की हालत देखकर खाला परेशान थी। वो 3 दिन से ऐसे ही बेसूध थी, ना बात कर रही थी, ना खा रही थी। बात बात पर मुस्तकिल कभी बेआवाज तो कभी बाआवाज रो रही थी। अभी वो काफी देर से बेड से टेक लगाए जमीन पर घुटनों में सर दिए रो रही थी। खाला, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं खाया जाता। मैं कैसे मान लूं कि अब मेरे माँ और बाप दोनों नहीं रहे। वो खाला के गले लगे हिचकियों से रो दी। फैसल तो उसके पास तक नहीं आया था, इसे संभालने, इसे हौसला देने। खाला, मुझे मेरी माँ याद नहीं है, पर मेरे बाप ही मेरी माँ भी थी। उन्होंने मुझे माँ और बाप दोनों बन के पाला है। मैं आज यतीम और मिस्कीन दोनों हो गई। मैं अकेली हो गई। इसके बिलक बिलक के रोने पर इसके साथ साथ खाला भी रो दी। नहीं मेरे बच्चे, अल्लाह है ना, इसके रहते कोई तरह नहीं होता। सब्र करो मेरे बच्चा। आज अपने ऑफिस के काम में मसरूफ था, पर वो कल से सभी का नंबर ट्राई कर रहा था, जो मुसलसल बंद बता रहा था। इसको परेशानी हो रही थी क्योंकि सभी का मोबाइल कभी बंद नहीं हो पाया था। हो सकता है कोई परेशानी वाली बात ना हो। वो सर झटक कर अपने काम में मसरूफ हो गया। आज मुनीजा की तरफ जाने का इरादा रखता था, मगर इसको याद आया आज तो इसके घर फैसल उस्मानी को आना था, इसलिए अपना इरादा तर्क कर गया था। आज उसके बाबा के इंतकाल को 1 हफ्ता हो गया था। सब कुछ अपने मामूल पर आने लगा था। हीरा भी अब पहले से संभल गई थी। जब खाला के समझाने पर फैसल ने इसे संभाला था। हीरा उठो, फ्रेश होकर आओ, वकील आया है। हीरा आंखों पर हाथ रखी लेटी थी जब फैसल कमरे में आया। मेरा भी किसी से मिलने का मूड नहीं है, आप इन्हें वापस भेज दें, बाद में मिलूंगी। उसी अंदाज में लेटी रही। इसने आंखों पर से हाथ भी नहीं हटाया। हीरा का ये अंदाज फैसल को सख्त नागवार गुजरा था, पर वक्त की नजाकत को समझकर अपने लहजा नरम किया। हीरा, मेरी जान में तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर ऐसे तो जिंदगी नहीं रुक सकती ना। वो आज दूसरी बार आए, ऐसे बार बार वापस भेजना अच्छा नहीं लगता। चलो जल्दी उठो, बाद में आराम करना। उसकी कोई भी बात सुने बगैर उसे खड़ा करता बाहर निकल गया। इसे खुद पर रहम आ रहा था। ये दुनिया वाले तो उसे अपने दुख भी नहीं मनाने दे रहे। वो आंसू साफ करके फ्रेश होने चली गई। आज वो बहुत खुश थी। वो मुल्क के बड़े बिजनेस टाइकून फैसल उस्मानी से मिली थी, जिसे आज तक वो सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर में देखती आई थी। वो इसके बाबा से भी बड़े थे, पर इस उम्र में भी वो कमाल पर्सनैलिटी रखते थे। वो बिल्कुल वैसे ही थे रियल में जैसा मुनीजा ने इन्हें सोशल मीडिया पर देखा था। वो इसे बात को भी बताना चाहती थी, पर वो अपनी नाराजगी को मद्देनजर रखते अपना इरादा तर्क कर दिया। आखिर मनाने के लिए भी फोन नहीं किया। क्यों करेगा, सोचते हुए वो मुंह बसूर के लेट गई।
आज 5 दिन हो गए थे और अब भी सभी का नंबर बंद था। वो अब सही मायनों में परेशान हो गया। इसे अफसोस हो रहा था कि आखिर उस दिन इसने कॉल काटी ही क्यों। वो अपने और सभी के मुश्तरका दोस्तों से सभी के बारे में पूछ चुका था, पर सबने लालमी का इजहार किया। मुनीज़ा को भी इसने कॉल की पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, सख्त नाराज जो थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने ड्राइंग रूम में आकर सलाम किया, जहाँ फैसल वकील के साथ बैठा ना जाने क्या बातें करने में मसरूफ था। वालेकुम अस्सलाम। हीरा के बैठने के बाद वो वकील दोबारा गोया हुआ। हीरा बेटा, मैं आपको कमाल साहब की वसीयत के बारे में बताने आई हूँ। पहले भी आया था जब शायद आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जी बस कुछ नासाज थी। वकील, अब कैसी है आपकी तबीयत? जी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने में खाला भी वहाँ चाय लेकर आई और हीरा के बराबर में बैठ गई। हीरा बेटा, मरने से पहले कमाल साहब ने वसीयत में कुछ चेंजिंग करवाई थी। वकील की बात पर फैसल उलझा था, इसलिए हीरा के बोलने से पहले खुद बोल उठा, कैसी चेंजिंग? इसका इस तरह से बीच में बोलना वकील को कुछ अजीब लगा था। वो फैसल को नजरअंदाज करके वापस हीरा से मुखातिब हुआ। उन्होंने अपना सारा बिजनेस अपने होने वाले नवासे या नवासी के नाम किया है और इनके बाद वही इनके बिजनेस के वारिस हैं। इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। वकील की बात सुन के हीरा पर तो कोई असर नहीं हुआ, पर फैसल को लगा किसी ने इसकी उम्मीदों पर पानी उंडेल दिया है। बुढ़ा मरते मरते भी रोड़ा अटका गया, जहन्नुम नसीब हो कमीने को, ये उसने दिल में बोला था। लेकिन इसके चेहरे पर वाज़ेह नागवारी थी। इसे हीरा ने तो नहीं देखे, अगर देखती तो जरूर पहचान लेती, पर वहां बैठी खाला और वकील ने जरूर देखी। खाला तो पहले इसकी बदनीयती से वाकिफ थी, पर वकील को इसके चेहरे के तासुरात देख के कमाल साहब के फैसले पर बहुत खुशी हुई। पर साथ साथ हीरा पर तरस भी आया। वो बचपन से देखते आए थे अपने बाप की लाडली अब कितने गलत हाथों में आ गई थी। उन्होंने दिल से इसकी बेहतरी के लिए दुआ की और उन्होंने अपना घर अपने मैनेजर और चचाजाद भाई आरिफ के नाम किया था। और जब तक आपकी औलाद बालिग नहीं हो जाती, जब तक इस बिजनेस को आप संभाल लेंगे। वो 2 सेकंड के लिए रुके थे, क्योंकि इन्हें अगला फैसला पसंद नहीं आया था। या आपके शौहर फैसल और बसरूत आपकी कोई औलाद ना होने की सूरत में या औलाद होकर मर जाने की सूरत में आपके इंतकाल के बाद ये सारा बिजनेस और प्रॉपर्टी सब चैरिटी में चला जाएगा। अब तो फैसल को अपने नीचे से जमीन खिसकती महसूस हुई। मुनीज़ा आज खुश थी। आहद ने उसे फोन करके मनाया था और अपनी मुसरफियत की असल वजह बता दी थी और कल पार्क में जाने का भी बोला था। ये दोपहर का वक्त था, गर्मी कम थी। वो महारोज को यही सब बताते हुए अंदर जा रही थी जब ड्राइंग रूम से आती उसे बातों की आवाज आई। इसकी बाबा आज घर पर थे, पर उन्होंने तो किसी मेहमान के आने का नहीं बताया था। वो महारोज को उठाए ड्राइंग रूम में आए। सामने ही फैसल और उसके बाबा बैठे बातें कर रहे थे। इसने अंदर आते हुए सलाम किया। दोनों ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसे वहां रुकना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए वो वापस बाहर निकल गई। फैसल की नजरों ने इसका बाहर तक पीछा किया। वो बुआ के कमरे में किसी काम से जा रही थी जब इसे बुआ के कमरे से अपने बाबा की आवाज आई। वो दरवाजा खुलकर अंदर जाती, पर अपना नाम सुनकर वो रुक गई। वो मैंने कभी मुनीज़ा को इतना बड़ा जाना ही नहीं कि मैं इसे दुनिया की नजरों से बचाऊं। मेरी तो वो आज भी वैसे ही है जैसे वो पहली बार मेरी गोद में आई थी। मुनीज़ा ने महसूस किया था कि इसके बाबा का लहजा नम था। दुनिया ऐसी ही है हाशिम बेटा, बुआ ने भी अफसोस से बोला। मुनीज़ा को उनकी बातें उलझा गई थी। वो दुनिया पर तबसरा कर रहे थे, तो इसमें मुनीज़ा का क्या बीज? बुआ, मुझे तो अब यकीन नहीं आ रहा कि मुझसे मेरी मासूम बच्ची का हाथ मांग रहा था। बुआ, उसको शर्म नहीं आई? मेरे बस में नहीं है बुआ, ना मैं इसको रील इसके मुंह पर दे मारता। मुनीज़ा को झटका लगा था। क्या? फैसल उस्मानी ने उसका रिश्ता मांगा? वो इतना लॉयल दिखने वाला शख्स आज मुनीज़ा को सख्त जहर लगा था। तो बेटा दे मारो ना इसकी डील इसके मुंह पर, क्यों रुके? नहीं मार सकता बुआ, मैं बैंक से करोड़ों का लोन ले चुका हूँ और फैसल से भी एडवांस पेमेंट और सारी रकम इस ऑर्डर का माल वगैरह ले चुका हूँ कैश पेमेंट पर। अब मेरे बस नहीं रहा। इनकी आवाज़ में बेबसी वाज़ेह महसूस की जा सकती थी। वो, आप प्लीज़ ये बातें मुनीज़ा से मत करिएगा। मैं नहीं चाहता इसके जहन पर कोई बुरा असर पड़े। मना तो मैं सिर्फ वाज़ेह और सख्त अल्फाज में कर चुका हूँ। वो दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करेगा, वो कहकर खड़े हुए। नहीं, मैं इसको ये बात कैसे बता सकती हूँ? अल्लाह मेरी बच्ची को मेरी नजरों से महफूज रखे, आमीन। कहकर कमरे से बाहर निकलने लगे। जब कदमों की आवाज़ महसूस हुई, वो वहां से हट गई। वसीयत के बाद फैसल ने ऑफिस संभालिया। वो बहुत जल्द सब सीख रहा था। कुछ लोग इसको लालच का नाम दे रहे थे और कुछ लोग इसे टैलेंटेड कह रहे थे। हीरा फैसल के हर रंग से वाकिफ हो चुकी थी। इसको तो इसी बात ने आधा खत्म कर दिया था कि फैसल ने इससे मोहब्बत नहीं लालच में शादी की है। ये बात इसे किसी और ने नहीं बल्कि फैसल ने अपने अंदाज और रवैये में बता दी थी। वो खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। इसके पास कोई नहीं था जो इसका सपोर्ट करता या जिससे वो अपना दो पार्टी सिवाय अल्लाह के। वो तो अल्लाह से भी शुक्र नहीं कर सकती थी, क्योंकि इसने खुद ही तो अल्लाह से मांगा था।
फैसल को औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं थी, पर ज़रूरत थी। इसकी शादी को 4 माह हो चुके थे, पर अब तक ऐसी कोई खुशखबरी नहीं आई थी। इस 1 माह में वो 4 डॉक्टर तब्दील कर चुके थे। इसकी बच्चे की लिए बेकरारी की वजह हीरा समझ रही थी। इसे फैसल का रवैया दिन ब दिन पछतावे में डाल रहा था। इसे अपने बाबा की परेशानी, मुतमईन और खुश ना होना सब कुछ समझ आ रहा था, जिसे वो जानते बूझते इग्नोर करती आई थी। वाकई जो माँ बाप देख सकते हैं वो अक्सर औलाद को नजर नहीं आता। माँ बाप कभी औलाद का बुरा नहीं चाहते। अल्लाह ने माँ बाप के फैसलों में बरकत रखी है।